Ancient Greek literature. This is lecture 1. I am Bashal Taf. You are with me now. तो हम चलते हैं इसके डिटेल के अंदर. काफ़ी चीज़ें मैंने इस दफ़ा रिटन फॉर्म में यहाँ के लेके आया हूँ. तो स्टार्ट जो है वेस्टर्न लिटरेचर का, जब हम इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करते हैं, मोस्टली इट मीन्स द वेस्टर्न लिटरेचर, जहाँ के ट्रांसलेशन फॉर्म में आपके पास काफ़ी वेस्टर्न लिटरेचर की और लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन भी आप पढ़ते हैं. तो वेस्ट का सारा जो कल्चर है, इट इज़ डिपेंडेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक कल्चर. तो उनके ओरिजिन, अगर रूट्स को हम सर्च करें तो रूट्स क्या हैं वेस्टर्न लिटरेचर के या इंग्लिश लिटरेचर के, जो वन ऑफ देम है वेस्टर्न लिटरेचर का, बल्कि नुमाइंदा है. तो हम इसके रूट्स जो हैं वो फाइंड करेंगे. तो कहाँ पे चलते चलते पहुंचेंगे हम? ग्रीक टाइम की तरफ जाएंगे. ग्रीक जो है ये इनके रूट्स थे. बिकॉज ऑफ द ग्रीक्स लव्ड मिथ्स एंड द स्टोरीज. और वो आपको पता है वो टाइम मिथ्स और स्टोरीज का टाइम था. The stories about God and the creation of the universe, उनकी अपनी एक explanation थी. And it is not surprised that they created great works of literature. Early Greek writers produced long epic poems, romantic poetry, and some of the world's most famous stories. और इन स्टोरीज का जो आगाज है, जो सबसे पहली कहानी जो ग्रीक वर्ल्ड में कही जाती है, तो वो जो है वो है जी द इलियड एंड द ओडेसी. वो होमर, इसलिए हमने साइड पे देखा होमर एंड एपिक, जो एपिक पोइट्री की फॉर्म है. ग्रीक जो लिटरेचर है उसकी जो रूट्स हैं वो ग्रीक में है. तो ग्रीक की जो रूट्स हैं लिटरेचर की वो हमें एपिक पोइट्री में मिलती हैं और वो होमर से में मिलती हैं, जो पहली नज़म तख्लीक की गई, रिज़मिया नज़म जिसे हम कहेंगे. अर्लीस्ट ग्रीक राइटिंग्स आर द टू ग्रेट एपिक्स. आपको पता है द इलियड एंड द ओडेसी, जो पहले दो वर्क आपने लिखने हैं जिनके नाम by a poet named Homer. Like most epics, both poems describe the deeds of the great heroes. The heroes in the Homer's poems fought in the Trojan War. In this war, the Mycenaean Greek fought the Trojans, people of the city called Troy. तो इसकी कहानी को समझना थोड़ा सा ज़रूरी भी है अगर आप इंग्लिश लिटरेचर देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है. आज के भी जो राइटर हैं या जितने भी आगे राइटर पढ़ेंगे उनने यकीनन इलियड और ओडेसी से डाटा लिया होता है. वो जो ट्रोजन वार थी उसमें क्या हुआ और ये स्टोरी क्या है. द इलियड एंड ओडेसी, ये टास्क एक साइड पे आप थोड़ा सा लिख लें, क्योंकि अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे ना तो एक एक में तो वक्त जो है ना बहुत ज़ाया होगा. तो ये आपको साइड पे कुछ टास्क आप करने हैं. तो कौन कौन से टास्क आप साइड पे कर सकते हैं? तो नंबर 1 जो है अभी आपका जो काम है वो है द इलियड और ओडेसी की स्टोरी पढ़नी है आपने. आप इसकी बिल्कुल शॉर्ट सी कहीं से समरी देख लेंगे ये और आप इसको पढ़ेंगे. ये टास्क आपके लिए है यहाँ पे. और इसका शॉर्टेस्ट वे क्या होगा टू अंडरस्टैंड द इलियड एंड ओडेसी? तो इस पर मूवीज भी बनी हैं. फॉर एग्जांपल आप ट्राई मूवी देख सकते हैं विच इज बेस्ड ऑन द इलियड, स्टोरी ऑफ द इलियड. एक्किलीज जो है उसका मेन कैरेक्टर है और द ओडेसियस जो है दिस इज इसके ऊपर भी मूवी है, द ओडेसियस के नाम से ही है, वो भी आप देख सकते हैं. और इसमें मेन कैरेक्टर ओडेसियस है. तो ये साइड पे आप नोट कर लें. और टास्क क्या है कि या तो आप मूवी देख लें तो उसको समझ लें, उसके कैरेक्टर, चलते फिरते कैरेक्टर हमें नजर आ जाएंगे कि एगेमेमनन कौन है और इसी तरह जो हेक्टर कैसे लड़ता है एक्किलीज के साथ, उसकी फाइट होती है, उसकी डेथ सीन कैसे है, या कैसे फिर प्राइम जो है वो एक्किलीज के पास रात के अंधेरे में छुप के आता है और उसे डेड बॉडी की भीख मांगता है कि मेरे बेटे की मुझे लौटा दो. तो ये सारी चीज़ें अगर ज़ाहिर उसमें आप देखेंगे तो जल्दी से आप ग्रिप कर जाएंगे. कैरेक्टर्स भी आपको याद रह जाएंगे, उनके नाम भी. तो हमने अभी क्या देखा कि सोर्स है इंग्लिश लिटरेचर का वो ग्रीक लिटरेचर है. और ग्रीक लिटरेचर का इट्सल्फ सोर्स जो है वो होमर है. और होमर वाज ए ब्लाइंड पोइट बट गॉड गिफ्टेड था. यकीनन बहुत ऐसी पोएम्स लिखी हैं जो अब तक उनका इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है लिटरेचर के ऊपर. द इलियड टेल्स द स्टोरी ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ द ट्रोजन वार. ट्रोजन वार आपको पता है हेलन की वजह से लड़ेगी, हेलन ऑफ ट्राय, जो कहा जाता है कि उस जमाने की सबसे खूबसूरत खवातीन में गिनी जाती थी. एवर बेस्ट ब्यूटीफुल वुमन जो है हेलन थी.
और उसके नाम की आप देखें हेलेनिक, आगे हम देखेंगे हेलेनिक कल्चर भी बोलते हैं, हेलेनिस्टिक पीरियड भी कहते हैं उस टाइम को, एक आगे जो टाइम डिवाइड होगा आगे चल के हम देखते हैं इसको। सो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है हेलन की उस कल्चर के अंदर। ये हेलन जो करेक्टर है, ये कोई शायद ओरिजिनल करेक्टर ना होगा, इट इज क्रिएशन एंड इमेजिनेशन ऑफ होमर। तो स्टोरी है, और ये जो इलियड की कहानी है, ये सिर्फ कहते हैं कि 10 साल ये जंग लगी थी, और हेलन के किडनैप किया पेरिस ने, हेक्टर के छोटे भाई ने। तो प्राइड को हर्ट किया ग्रीस वालों को। तो ग्रीस ने रिवेंज लेने के लिए 1000 शिप्स, जो उसका फ्लीट जो है वो प्रिपेयर किया और अटैक किया ट्रॉय के ऊपर। ट्रॉय कहते हैं कि अब का जो टर्की है ना, इस यही के राउंड अबाउट, या शायद यही ट्रॉय था, इसी जगह पे शायद टर्की ही ट्रॉय था। इट फोकसेस ऑन द डीड्स ऑफ द ग्रीक्स, स्पेशली द एक्किलीज। एक्किलीज उसमें मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो है, जो कि एक एपिक है, और एपिक में एक बड़ा हीरो होता है हमेशा, जो बड़े कारनामे सर अंजाम देता है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक वॉरियर्स एक्किलीज को कहते हैं। और एक्किलीज का कैरेक्टर जो है ब्रैड पिट ने किया है ट्राई मूवी के अंदर, बहुत अच्छे से निभाया उसने। It describes in the great detail the battles between the Greeks and their Trojan enemies. Okay? तो ये उसके बारे में सारी स्टोरी है एलियट। और सिर्फ 1 ईयर की, वो लास्ट ईयर की 10th ईयर की, जिस पर ट्रोजन और ट्रोजन हार्स का कॉन्सेप्ट भी आपने देखा है कि वायरस का नाम भी था ट्रोजन हार्स। ये कंप्यूटर वायरस है, कोरोना वायरस की तरह का नहीं है। और ट्रोजन हार्स एक डिसेप्शन है, एक बहुत बड़ा लकड़ी का हॉर्स बना दिया था ग्रीक्स ने, जब वो ट्रोजन के कैसल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे, उसे ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे थे, उन्हें डिफीट नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत लकड़ी का एक बहुत बड़ा हॉर्स बना के वहां रखा, और बाकी सब गायब हो गए। सुबह जब ट्राई वालों ने देखा कि ग्रीक तो गायब हो गए हैं, तो उनके जो प्रीस्ट थे, उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन ये किया कि शायद गॉड ने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है सारे ग्रीक्स को, और ये हमें गिफ्ट दिया है, हॉर्स हमें गिफ्ट के तौर पे दिया है। तो हॉर्स को वो किले के अंदर लेके आए, और फिर उनके बाद उस हॉर्स के अंदर तो एक्किलीज और उसकी टीम छुपी हुई थी, और रात को उन्होंने जब जश्न मनाया अपनी जीत का, तो उसके बाद फिर क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं, या फिल्म में देख सकते हैं। ट्रॉय कॉन्कर हो गया उसके बाद। सो ओडेसी क्या है? द ओडेसी describes the challenges that the Greek hero Odysseus faced on his way home from the war. जब वार एंड हो जाती है, तो जो ओडेसियस एक करेक्टर है, एक और करेक्टर है एक्चुअली, इसके बाद अब नया हीरो होगा ओडेसियस, उसकी जर्नी बैक एट होम जो है, इस जर्नी को कहते हैं। इसी वजह से अब जर्नी को ओडेसी भी कहते हैं। So the hero Odysseus faced on his way home from the war for 10 years after the war ends. Odysseus tries to get home, but many obstacles stand in his way. और रास्ते में उसको बड़ी मुश्किलात आती है। फॉर एग्जांपल एक मुझे बड़ा अच्छा वाकया याद आता है साइरन्स का। अभी जो एम्बुलेंस की आवाज है ना, इसको सायरन कहते हैं। तो सायरन एक्चुअली वो मॉन्स्टर्स थी, जिनकी जो किसी आइलैंड पे होती थी, और जब पास से गुजरना था ओडेसी ने शिप के जरिए से, तो वो बड़ी खूबसूरत सॉन्ग्स गाती थी, और उनकी आवाज इतनी खूबसूरत थी और इतनी एल्यूरिंग थी कि जो बहरी जहाज के लोग होते थे वो वहां खिंचे चले जाते थे, और वो उस आइलैंड पे जब जाते थे तो उनकी जान ले लेती थी। तो वो मॉन्स्टर थी, इस तरह लोगों को एल्यूर करती थी ताकि उनके आइलैंड पे लोग आए, ताकि वो उनको शिकार करें। तो ओडेसियस को जब इस बात का आइडिया था कि वहां से गुजरना है और उस आवाज से भी मुझे बचना है, तो उसने क्या किया कि अपने सारे क्रू मेंबर्स को, अपने सारे जो शिपमेट्स थे, उनके एक कानों में कुछ चीज डलवा दी ताकि उनको कोई जो है आवाज ना आए, और कहा गया कि मैं जो है, और मुझे जो है बांध दिया जाए शिप के मैस्ट के साथ, पोल के साथ बांध दिया जाए। और ओडेसियस को पोल के साथ बांध दिया, और ये सुन सकता था, सिर्फ यही था जो सुन सकता था आवाज, बाकी शिप क्रू को तो आवाज ही नहीं आनी थी, उनके कान बंद कर दिए गए। और जब ये लोग पास से गुजरे तो वो उन्होंने गाने गाए मॉन्स्टर्स ने, और उसकी जो सायरन्स की जो आवाज थी वो एल्यूरिंग साउंड ओडेसियस को सुनाई दी, लेकिन ओडेसियस जो है वो जाना चाहता था उस आइलैंड की तरफ आवाज के असर में आकर, मैजिक में आकर, लेकिन चूंकि वो बंधा हुआ था और उसने हुक्म दिया था कि मुझे आपने छोड़ना नहीं है, मैं जितना भी आपको कहूँ आपने नहीं छोड़ना, तो इस तरीके से वो बचे सायरन की आवाज से। तो इस तरह के ऑब्स्टेकल्स उसने फेस किए रास्ते में, ढेर सारी
इस तरह के वाकयात हैं। कार्थेज में जो उसका रुकना है वो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, द डाइड ऑफ द क्वीन ऑफ कार्थेज। तो कार्थेज एक जगह पे आके वो रुकता है, अफ्रीका का ये अपर पार्ट है। तो कार्थेज की जो क्वीन है, द क्वीन ऑफ डाइडो, वो इनके लव में पड़ जाती हैं। और फिर भी ओडेसी जो है अपनी जर्नी जारी रखता है एट द वेरी एंड ऑफ स्टोरी को। आप पढ़ना चाहें द क्वीन ऑफ डाइडो वाला एपिसोड जो है उसे अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो वो एंड पे सुसाइड कर लेती है जब ओडेसी वहां नहीं, ओडेसियस जो है वहां रुकता नहीं और घर की तरफ चला जाता है। So both the Iliad and the Odyssey are great tales of the adventure, but the Greeks, Homer's poems were much more than just entertainment. They were central to the ancient Greek education system. अभी तो हमें तो बड़ी एंटरटेनमेंट इसमें लग रही है और ऐसे लग रहा है सिर्फ पोइट्री फॉर द प्लेयर पढ़ते होंगे, नहीं ऐसा नहीं था। ग्रीक एजुकेशन सिस्टम का वो परमानेंट पार्ट थी। जैसे आज हमारी जो सीक्रेट बुक्स हैं वो पढ़ाई जाती हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो उनके लिए इसकी बहुत अहमियत थी और इसको एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाते थे। पीपल मेमोराइज्ड लॉन्ग पैसेजेस ऑफ द पोएम एज पार्ट ऑफ देयर लेसन। ठीक है, दे एडमायर्ड होमर्स पोएम्स एंड द हीरोज डिस्क्राइब्ड इन देम एज सिंबल्स ऑफ द ग्रीस ग्रेट हिस्ट्री। So Homer's poem influenced later writers. They copied his writing styles and borrowed some of the stories and the ideas he wrote about his works. For example, जब मिल्टन को हम देखते हैं कि वो पैराडाइज लॉस्ट लिखता है तो हम उसमें पढ़ते भी हैं सिमिलीज जैसे वो यूज करता है। तो होमरिक सिमिलीज के साथ आपने क्वेश्चन अपने जमाने में मास्टर्स करते हुए किया होगा कि किस तरह मिल्टोनिक या मिल्टन्स की जो सिमिलीज है और होमरिक सिमिलीज में क्या फर्क है और किस तरह ये इन्फ्लुएंस था होमर के स्टाइल के साथ। और आने वाले राइटर ने जब जब एपिक लिखी है तो होमर को ट्रिब्यूट लाजमी दिया है। और होमर के मुकाबले में आप देखें कि मिल्टन हो या और जो राइटर आते हैं उनको हम देखते हैं कि वो 12 बुक्स में उन्होंने लिखा। मिल्टन ने जो कि 12 बुक्स इसलिए लिखी क्योंकि जो होमर की बुक्स हैं ना वो 12 बुक्स हैं। तो मिल्टन ने अपने आप को शो किया कि वो हाफ जो है ना मिल्टन से होमर से, यानी हाफ विट है उसके पास, हाफ अकल है, हाफ जहानत है। ये उसने एक्सेप्ट किया कि मैं हाफ हूँ, होमर का हाफ हो सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए उसने अपनी बुक्स जो है वो 12 रखी। ओरिजिनली जो एपिक है उसमें 24 बुक्स है। तो लेटर जितने भी राइटर थे उन्होंने स्टाइल को ना सिर्फ कॉपी किया, आइडियाज को कॉपी किया, बल्कि होमर के वर्क से तो कई नज़में निकली हैं। बहुत से राइटर्स ने अपने टर्म्स इसकी यूज की हैं, इसके स्टाइल को यूज किया है, लैंग्वेज को यूज किया है, एपिक्स भी लिखी हैं और ये मॉक एपिक तक लिखी गई। किसने मॉक एपिक लिखी है ये आप एंड पे बताइएगा। Homer's poems are considered some of the greatest literary works ever produced. तो ये तो आप ऐसे समझे कि ये तो चश्मे हैं लिटरेचर के। जो जिसने भी कोई राइटिंग का काम करना है, अगर उसने होमर के काम को नहीं पढ़ा तो आप इमेजिन करें कि उसकी जहालत के क्या आलम होगा। और यकीनन हम में से बहुत सारे लोगों ने लिटरेचर पढ़ने के बावजूद होमर के काम को नहीं पढ़ा होगा। तो इसको आप कभी लिख लें साइड पे, एक टास्क बना लें, लाइफ लॉन्ग टास्क है यकीनन कि आप होमर की जो है वो बुक्स जरूर पढ़ेंगे बाद में टाइम निकाल के। अभी तो हम क्या करेंगे कि होमर की दोनों कहानियों की स्टोरी क्या है और इसमें कुछ मेजर कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, इतना काफी हो जाएगा, एक बेस बन जाएगी आपकी। उसके बाद जो है लिरिक पोइट्री जो है तो म्यूजिक में है। During performance, the poet played a strings instrument called lyre while reading a poem. These poets were called lyric poets after their instrument, the lyre. जो lyre था, that is an instrument. Instrument मतलब जो गाना बजाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, जैसे फ्लूट है, जैसे बांसुरी एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हारमोनियम एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ही कुछ स्ट्रिंग्स का जिसके ऊपर तारें लगी होती है, जैसे हमारे यहाँ तार होता है, वो तो काफी बड़ा होता है। तो ये एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता था, इसके ऊपर जो है ना वो स्ट्रिंग्स लगी होती थी और जो पोएट थे ना इस स्ट्रिंग्स को साथ बजाते थे और साथ अपनी पोएम जो है वो गाते थे। तो इस वजह से इनको लिरिक पोएट्स कहते थे। लिरिक मतलब जो लायर यूज करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू प्रोड्यूस म्यूजिक। टुडे द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग्स आर कॉल्ड लिरिक्स आफ्टर दीज एंशिएंट ग्रीक पोएट्स। तो उन पोएट्स की वजह से ना अभी जो लिरिक्स का एक नया मीनिंग भी ड्राइव हुआ है मॉडर्न डे के अंदर, और इसको हम कहेंगे कि ये जो सॉन्ग के जो वर्ड्स होते हैं हम
उनको भी लिरिक्स कहते हैं। लेकिन पुराने टाइम में लिरिक्स क्या होती थी, वो इमोशनल सब्जेक्टिव पोएम्स होती थी जिन्हें गाया जाता था। सो मोस्ट पोएट्स इन द Greece were men, but the most famous lyric poet was a woman named Sappho. तो हमने अब सैफो जो है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि फीमेल एक लिरिक पोइटिस भी थी ग्रीक के अंदर। ज्यादातर तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, लेकिन इस हद तक थी कि फीमेल जो है उनके काम भी हमारे सामने आते हैं, और उनमें एक बहुत फेमस है सैफो जो है। हर पोएम्स वर ब्यूटीफुल एंड इमोशनल। मोस्ट ऑफ हर पोएम्स वर about love and relationship with her friends and the family, and beyond her poetry she is well known as a symbol of love and desire between women. उन्होंने बहुत ज्यादा जो पोइट्री की है, ऑल टाइप की होगी, लेकिन जिस पे फोकस है, जिस पे यूं कह लें कि उनका नाम है, या जिस पे वो बदनाम है आज के दौर में आप कह लें, वो है लव बिटवीन विमेन एंड विमेन विद इंग्लिश वर्ड्स सैफिक एंड लेस्बियन। ये दो वर्ड हमारे सामने आते हैं। सैफिक लव जो सैफो टाइप लव है, और सैफो टाइप के वर्ड्स होंगे, और लेस्बियन ये लेस्बोस की वजह से, क्योंकि सैफो जो ये लेस्बोस आइलैंड पे रहती थी, नेम ऑफ द आइलैंड है, being derived from her own name and the name of her home island respectively। तो लेस्बोस में रहने की वजह से जो टाइप ऑफ पोइट्री, जो टाइप ऑफ लव इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, वो था बिटवीन विमेन एंड वुमेन। तो विमेन के अमंग जो लव है, लेस्बियन लव जिसको कहते हैं, जिसकी सोर्स भी ग्रीक में हमें मिलते हैं और सैफो की पोइट्री में मिलते हैं। एक और जो फैबल्स हैं, एक और टाइप की पोइट्री थी, यानी एपिक हमने देखा, हमने लिरिकल पोइट्री का भी देखा है कि किसने लिखी थी, और उसके बाद हम देखने के फैबल टाइप की पोइट्री होती थी। इन मोस्ट ऑफ द एसोप्स फैबल्स एनिमल्स आर द मेन कैरेक्टर्स। तो ये सब फैबल जो हैं बड़े फेमस थे। फैबल्स एक ऐसी स्टोरीज होती थी, एक ऐसी चीज होती थी, ऐसी कहानी होती थी जिसमें एनिमल्स जो हैं वो कैरेक्टर होते थे। और एसोप फैबल हमने भी बचपन में पढ़ रखी है, आपको पता नहीं था कि ये एसोप फैबल हैं। For example, is famous for his fables. Fables are short stories that teach the reader lesson about life and give advice on how to live. In most of the Aesop fables, animals are the main character. The animals talk and act like humans. One of the Aesop's most famous stories is the tale of ants and the grasshopper. आपने पढ़ी होगी। Another popular fable by Aesop, the tortoise and the hare, teaches that it is better to work slowly and carefully than to hurry and make mistakes. तो इस तरह के लेसन जो हैं ये हमें नजर आते हैं। एसप्स की जो फैबल हैं, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, तो ये कौन है जिसने ये कहानी ना पढ़ी हो? इंग्लिश की जब स्टोरीज हम सीखते थे मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में, warns reader not to play pranks on the others. Since we still read these fables, you may be familiar with them. यकीनन हम familiar हैं। और इस सब का जो नाम है वो ऐसी शॉर्ट किस्म की कहानी होती थी जिसमें एनिमल कैरेक्टर हो, उनको फैबल कहा जाता है, जिसके एंड पे एक मॉरल लेसन। और ये सब ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अगर हम इस को डिवाइड करें, जो ग्रीक टाइम है इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लें, तो हम इसको आसानी से जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: प्री क्लासिकल, क्लासिकल एंड हेलेनिस्टिक पीरियड। तो ग्रीक पीरियड को अगर हम डिवाइड करें, अभी आपने जॉनरा के एतबार से थोड़ा देखा कि स्टोरीज किसने लिखी, लिरिकल पोइट्री और एपिक पोइट्री हमने देखी थी। अब टाइम के एतबार से इसको थोड़ा सा डिवाइड करके फिर हम कुछ और वर्क्स को भी देखते हैं। तो जो प्री क्लासिक ग्रीक लिटरेचर है, प्राइमरीली revolved around myths and include the works of the Homer, Iliad and Odyssey। ये पुराना जो जितना भी वर्क है इसको हम कहेंगे प्री क्लासिकल टाइम, ठीक है। और क्लासिकल पीरियड जो गोल्डन पीरियड है ग्रीस का, क्लासिकल पीरियड एसोसिएटेड है विद सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल के साथ। जब ये लोग वहां मौजूद थे, ये जो 3 जो है ग्रेट जायंट थिंकर थे, इनमें सोक्रेट जो है वो, सोक्रेटिस ने सबसे पहले वो सोक्रेटिक डायलॉग आपको बताया, अभी भी मौजूद है। सोक्रेटिक टीचिंग मैथडोलॉजी भी है जो क्वेश्चन आंसर बेस्ड पे होती है। और सोक्रेटिस जो था ये सबसे बड़ा पहला मास्टर था, ग्रेट मास्टर। उससे पहले तो खैर फिलोसफी तो पहले से मौजूद थी, प्री क्लासिकल एज भी पूरी मौजूद है, फलसफा भी मौजूद है। जैसे थेलीज ने कहते हैं कि सबसे पहले फिलोसफी दी कि हर चीज पानी से बनी है। However, classical period के साथ dawn of the drama and the history, जहाँ पे हिस्ट्री लिखी गई,
यहाँ पे ड्रामा लिखा गया, खास तौर पे ट्रेजेडीज जो हैं वो बहुत फेमस हैं। एंड थ्री फिलोसफर्स आर स्पेशली नोटेबल। सोक्रेटिस ने कभी कोई बुक नहीं लिखी, और इनके जो डायलॉग है, इनके जो बुक है, ये खुद एक करेक्टर के तौर पे हमें प्लेटो के वर्क में नजर आता है। इसलिए सोक्रेटिक प्लेटो थ्योरी एक ही बात है। और इसका रिएक्शन जो इनके स्टूडेंट एरिस्टोटल ने दिया, और जिन्होंने काफी मामलात में प्लेटो को या सोक्रेटिस को रिजेक्ट किया, इनके उल्ट एक थ्योरी दी। और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ आइडियाज आप देख सकते हैं। प्लेटो की वो बुक जो अक्सर लिटरेचर में रिकमेंड होती है वो द रिपब्लिक है। ठीक है, द रिपब्लिक जो है उसका चैप्टर 10 स्पेशली, द रिपब्लिक चैप्टर 10, क्योंकि उसमें उसने पोएट्स को जो है अपनी आइडियल रियासत से बाहर निकाल दिया था, और कुछ इल्जामात लगाए उसके ऊपर, जिसको डिफेंड किया अरिस्टोटल ने अपनी बुक द पोइटिक्स के अंदर। और द पोइटिक्स जो है दैट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपने यकीनन इसको पढ़ रखा है, जहां पे आपने डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी भी पढ़ी होगी। During the Roman era, significant contributions were made in the variety of the subjects, including history, philosophy, and the science. तो इन्हीं की कंटिन्यूशन है। जो रोमन era है ना, वो आगे हम उसको देखेंगे सेपरेटली, बट ये असल में कंटिन्यूशन है ग्रीक जो है वो कल्चर की। बाइजेंटीन लिटरेचर असल में वो बाद में रोमन पीरियड के एंड पे की तरफ हम आते हैं। तो बाइजेंटीन एम्पायर जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन एम्पायर असल में ब्रेक होकर दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक को कहते थे वेस्टर्न रोमन एम्पायर, और एक थी ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो बाद में कोलैप्स कर गई, और चर्च का रूल आ गया, मिडिल एजेस की आगे स्टार्ट हो गया, और वेस्ट में जो छोटे छोटे रियासतों में वो बट गया। जबकि ईस्टर्न रोमन एम्पायर है ना, ये काफी अरसे तक चलती रही है, उससे 400-500 साल इसने ज्यादा निकाले हैं। और ये बाइजेंटीन अंपायर भी इसको कहते हैं, ईस्टर्न। और इसका जो सेंटर था ना वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, आज का जो है वो टर्की है ना, वो था। The literature of the Byzantine Empire was written in criticizing medieval and early modern Greek chronicles distinct from the histories arose in this period, and encyclopedias also flourished in this period. तो आगे खैर हम रोमन पीरियड को तो सेपरेटली भी खैर देखेंगे। तो हमारा अभी तो फोकस है वो ग्रीक जो है वर्क के ऊपर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लेटो की एक बुक मैंने आपको रिकमेंड की है, द रिपब्लिक चैप्टर 10 स्पेशली इंपॉर्टेंट है, और एरिस्टोटल का द पोइटिक्स। वैसे तो उन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं, तो हमसे ज्यादा क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है। तो all classical Greek literature was to some degree oral literature, and the earliest literature was completely so. तो बहुत पीछे जाए प्री क्लासिकल टाइम में अगर हम जब जाते हैं तो ओरल लिटरेचर हुआ करता था, जैसे हमने सुना भी है अक्सर। इसलिए तो वो लोग लंबे लंबे पैसेज को मेमोराइज करते थे। राइटिंग से जो है ना वो नहीं होती थी, राइटिंग सिस्टम ही बाद में आल्दो इन्वेंट हो चुका था ग्रीक टाइम के अंदर, लेकिन उसको यूज बहुत बाद में ऑथेंटिक वे में किया गया। पहले ज्यादातर बिजनेस और रजिस्टर बनाने पर भी बस ध्यान दिया गया था। अगर जब राइटिंग इन्वेंट हुई थी तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी, उसको रिकॉर्ड रखा जाता था। The Greeks created poetry before making use of the writing for the literary purposes. Poems created in the pre-classical period were meant to be sung or recited. अभी हमने जो बातें की हैं थोड़ी सी बस उसको हम रिपीट कर रहे हैं. Don't worry about it. Writing was little known before the 7th century BC. Most poems focused on myths, legends that were part folk tale and part religion. Tragedies and the comedies emerged around 600 BC. ठीक है, तो शुरू में जो है ना वो पोइट्री थी, जैसे हमने कहा एपिक है, और लिरिकल पोइट्री का भी हमने मेंशन किया था, पोइट भी मेंशन किए, स्टोरीज भी हमने मेंशन की। एट द बिगिनिंग ऑफ ग्रीक लिटरेचर स्टैंड द वर्क्स ऑफ होमर एंड एलियड एंड ओडिसी, दो डेट्स ऑफ द कंपोजिशन वेरी, दीज वर्क्स वर फिक्स्ड अराउंड 800 बीसी। तो अगर आप इनके काम को टाइम लाइन में रखना चाहते हो तो 800 बीसी के करीब होमर ने ये काम किया था। आफ्टर एनदर सिग्निफिकेंट फिगर वाज द पोएट हेसियड। तो होमर के साथ अक्सर एक और पोएट मेंशन होता है जिसने मिथोलॉजी लिखी है, सारी जो ग्रीक मिथोलॉजी है होमर और हेसियड ने क्रिएट की है, सारा गॉड सिस्टम क्रिएट किया है इन्होंने। His two surviving works are Works in the Days and Theogony। ठीक है, तो थियोजनी एंड द वर्क्स इन द डेज हेसियड ने तख्लीक किया है। तो होमर का जो काम है, और होमर के साथ दूसरा बंदा जो आपने याद रखना वो हेसियड है, हेसियड, और उसके बाद वर्क्स इन डेज एंड थियोजनी। तो हमारे पास ऊपर टाइम एक आ रहा है कि ये शायद जो है कोलैप्स करने वाला है, हमारा टाइम ब्रेक होने वाला है, तो हम क्लासिकल पीरियड जो है वो स्टार्ट करते हैं इसके ब्रेक के बाद। ठीक है।
स्क्रीन शेयर मैं आपके साथ करने लगा हूँ। ओके जी, तो क्लासिकल प्री क्लासिकल टाइम अभी हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में, इस चीज को देखा है। प्री क्लासिकल जो टाइम है उसमें क्या हमें सीखने को मिला है। तो क्लासिकल पीरियड में कौन कौन से आथर थे उसको देखते हैं डिटेल के साथ। आप ड्यूरिंग क्लासिकल पीरियड many of the genres of the Western literature became more prominent. Lyrical poetry, odes, pastorals, elegies, epigrams, dramatic or presentation. एक second. Okay, ठीक है। So the many types of the poetry जो है classical time में many type of उस टाइम पे poetry हर word use किया जाता था तकरीबन all type of literature के लिए। तो poetics book जैसे कि है, this is a book about all form of the art and literature, और comedy, tragedy, history, rhetorical treatises लिखे गए, philosophical dialectics and the philosophical treatises all arose in this period। तो बहुत ज़्यादा philosophical काम हुआ और हिस्ट्री पर काम हुआ, ट्रेजेडी पर हुआ, रेटरिक लिखी गई, ओड्स लिखी गई, पोइट्री की अदर फॉर्म्स लिखी गई सारी। तो काफ़ी रिच पीरियड था, इसी वजह से इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है ग्रीक टाइम का। The two major lyrical poets were Sappho and the Pindar। तो हमने अभी सैफो का सिर्फ जिक्र किया था उसके अंदर इंट्रोडक्शन में। तो सैफो एंड पिंडर वाज टू फेमस जो है वो लिरिकल पोइट, और एक पोइटस है, एक पोइट है। ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द ट्रेजेडीज रिटन एंड परफॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइम। ट्रेजेडीज तो बेशुमार लिखी गई, बहुत ज्यादा रिच जो जॉनरा था वो ट्रेजेडी था। At this time period, only a limited number of the plays survived. These plays are authored by the Aeschylus, Sophocles and Euripides। तो तीन आथर जो है ना वो ट्रेजेडी राइटर्स आप याद रखने हैं आपने ग्रीक टाइम के अंदर, जो गोल्डन टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं या टोटल ग्रीक टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो थे एस्काइलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडीज। तो इन तीनों ने जो है वो ट्रेजेडीज लिखी हैं। और एक ट्रेजेडी जो शायद आपको याद करनी है, ये उसकी समरी पढ़नी है, ये टास्क लिख लें। पहले भी मैंने एक दो बुक्स आपको कही है कि उनकी समरी आपने देखनी है, वो एपिक थी। तो एक और बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर में, उसका रेफरेंस आएगा आपको बार बार, और वो टास्क भी लिख लें जो आपने उसकी समरी पढ़नी है, वो है इडिपस रेक्स। तो जो इडिपस रेक्स की स्टोरी है ये आपने लाजमी इसको पढ़ना है, और आपने अपने टाइम में पढ़ा होगा यकीनन, इसको बस रिवाइज करना है। The comedy arose from a ritual in the honor of the Dionysus. These plays were full of the obscenity, abuse, and insult. The surviving play by the Aristophanes are a treasure trove of the comic presentation। तो जो कॉमिक आथर थे वो अरिस्टोफेन्स हैं। ठीक है, तीन जो हमने आपको रिकमेंड किए वो हैं ट्रेजेडी राइटर्स हैं, एस्काइलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडीज। और एक प्ले जो है वो आपने खास तौर पे पढ़ना है, सोफोक्लिस के ने लिखा था वो द एडिपस रेक्स। और ट्रेजेडी के ऊपर वैसे तो अरिस्टोटल की द पोएटिक्स क्रिटिसिज्म में आपने वो पढ़ा ही होगा उसको, और उसमें ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी है और बताया गया ट्रेजेडी कैसे इवॉल्व हुई है और दूसरी आर्ट फॉर्म में कैसे मुख्तलिफ है, एपिक और ट्रेजेडी में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन हम लिटरेरी टर्म्स जब पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें वहाँ क्लियर भी कर लेंगे। तो और ये भी उस बुक में है कि किस तरह से ट्रेजेडी जो है वो ट्रेजेडाई असल में इसका मतलब है, ट्रेजिक जो वर्ड है इसका मतलब है गोड सॉन्ग। तो क्योंकि एक गोड जो है वो सेक्रीफाइस की जाती थी गॉड डियोनाइसिस को, तो गॉड डियोनाइसिस के सामने के ऑनर में जो एक नज़म पढ़ी जाती थी, डिथरेम्बिक पोइट्री इसको कहते हैं। तो उस डिथरेम्बिक जो पोइट्री और उसकी प्रेजेंटेशन थी, वहीं से ग्रेजुअली जो है वो गॉड सॉन्ग से वो ट्रेजेडी डेवलप होती है प्रेजेंटेशन। यानी पहले ये नरेशन थी, एक जस्ट सिंगिंग थी, और फिर इसके अंदर फिर एक्टर आ गए, नरेशन आ गई और फिर कैरेक्टर दाखिल हो गए। तो ये ग्रेजुअली जो है वो एक प्रेजेंटेशन फॉर्म वाला आर्ट बन गया जो स्टेज पर प्रेजेंट होता है। तो जो तीन बड़े आथर हैं जिन्होंने ट्रेजेडीज लिखी हैं, और एनुअल कंपटीशन भी होता था, तो ये लोग अक्सर जो है वो जीता करते थे, एस्काइलस, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज। वरना तो हमने जैसे पढ़ा हंड्रेड ऑफ ट्रेजेडीज लिखी हैं, इसका तो कंपटीशन जो होता था। और जो कॉमिक पोइट हैं, कॉमिक जो राइटर हैं जिन्होंने कॉमिटलीज लिखी हैं अच्छी क्लास की कह लें, वो एरिस्टोफेन्स हैं।
Two influential historians of this age are Herodotus, ये नाम आपने यकीनन सुना होगा, थ्यूसिडाइड्स और हेरोडोटस। हेरोडोटस का काम जो है बुनियादी तौर पे हमें मिलता है, जिन्होंने हिस्ट्री का फादर भी कहते हैं, उन्होंने तख्लीक किया हिस्ट्री को। एंड थर्ड हिस्टोरियन इज जेनोफोन, रोट हेलेनिका, which is considered as extension of the Thucydides work. The greatest prose achievement of the 4th century BC was in philosophy. ज्यादा काम तो जो डोमिनेंट है वो तो खैर बहुत ज्यादा काम तो हुआ है वो फलसफा के अंदर हुआ है। अगले हम पीरियड में चले गए हैं। ग्रीक फिलॉसफी के अंदर फ्लरिश ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड ऑफ द फिलोसोफर सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल आर द मोस्ट फेमस। फिलॉसफी में तो हमने तीन ही बंदों के नाम आप याद रख लें, दीज आर मोर देन इनफ। तो हमने अभी देखा कि हम ट्रेजेडी राइटर्स आपने तीन याद रखने हैं, कॉमेडी राइटर याद रखना है, और हिस्टोरियन में आप हेरोडोटस याद रख रहे हैं, और थ्यूसिडाइड्स याद रख लें, जेनोफोन है, और फिलोसफर्स में सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल। तो इतने नाम जो हैं वो काफ़ी होंगे, और इनकी बुक्स की तरफ हमें खैर नहीं जाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। तो क्लासिकल पीरियड में बहुत ज़्यादा वर्क जनरेट हुआ है, और ये भी कह ले कि फ्यू ऑफ देम है। उसके बाद हमारे पास आता है हेलेनिस्टिक पीरियड, थर्ड पीरियड जो है वो उसको हेलेनिस्टिक पीरियड भी कहते हैं। हेलन के नाम के साथ, जैसे मैंने पहले भी आपको एसोसिएट करके दिया था कि हेलेनिस्टिक ईरा भी समटाइम पूरे ग्रीक लिटरेचर को भी हेलेनिस्टिक में हम उसे रेफर करते हैं। वो उसका जो नाम है एक बन गया है, एक मेटाफर बन गया है, एक एडजेक्टिव बन गया है टू डिस्क्राइब ग्रीक कल्चर। बहरहाल जो तीसरा टाइम पीरियड में जो फिलोसफर हिस्टोरियन डिवाइड करते हैं, तो हेलेनिस्टिक पीरियड जो थर्ड पीरियड है, जब अंपायर बन चुकी थी, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने काफ़ी एरियाज को कॉन्कर कर लिया था और सिटी स्टेट से वो हट के एक कलेक्टेड एक गवर्नमेंट उनकी बनी और एक अंपायर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गए। और ये अंपायर जो है टाइम को हम कहते हैं हेलेनिस्टिक टाइम। अब ये मल्टी कल्चरल एक टाइम था, और by 338 BC many of the key Greek cities had been conquered by the Philip II of the Macedon or the Macedonia. Philip's second son Alexander, जिनके फादर हैं फिलिप, extended his father's conquest greatly. तो उससे हेलेनिस्टिक पीरियड जो है ना वो बनता है। हेलेनिस्टिक पीरियड अपने फॉर्म में, अपने कल्चर में, अपनी पॉलिटिक्स में बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसने डिफरेंट कल्चर्स को अपने अंदर ले लिया था। और पहली बार यूनान को ना सिर्फ इकट्ठा किया, बल्कि आपने देखा इंडिया तक जो है उनका असर आता है। पेशावर में और ये मंडी बहाउद्दीन में तक वो आए थे, और पेशावर में तो बहुत ज़्यादा कल्चरल का सेंटर बना हेलेनिस्टिक कल्चर का। The Hellenistic age is defined as the time between the death of the Alexander the Great and the rise of the Roman domination. तो ये उन दोनों की टाइम है ना। तो इसके एंड के ऊपर ग्रीक जो है वो उनके कल्चर का खात्मा हो गया इस पीरियड के एंड के ऊपर, और एक रोमन जो है वो डोमिनेशन स्टार्ट होती है। After the 3rd century BC, the Greek colony of the Alexandria in northern Egypt became the center of the Greek culture. ये अलेक्जेंड्रिया जो सिटी है आप देखते हैं इजिप्ट के अंदर है, अलेक्जेंडर के नाम पे, अलेक्जेंडर ने इसकी बुनियाद रखी थी, और आज भी, और बाद में वो सेंटर ऑफ कल्चर भी बनी। So Greek poetry flourished with significant contribution from Theocritus or Callimachus and Apollonius of the Rhodes. And Theocritus, who lived from about 310 to 250 BC, was the creator of the pastoral poetry. तो Theocritus का नाम हमें एक पोइट्री के हवाले से मिलता है हेलेनिस्टिक पीरियड के अंदर। इतना ज़्यादा आगे फेमस तो नहीं है, लेकिन चलिए अगर आपके ज़हन में अगर ये चीज़ें रह जाती हैं। वो लिव्ड फ्रॉम द 310 to 250 BC, टाइम जो है रिवर्स फॉर्म में यहाँ पे चलेगा। तो इसने क्या पेस्टोरल पोइट्री में काम किया। A type of that Roman Virgil mastered his eclogues. तो रोमन टाइम में हम देखेंगे कि वर्जिल उनका सबसे ग्रेटेस्ट पोइट था रोम का, जैसे होमर जो ग्रेटेस्ट पोइट था ग्रीक ईरा का, ऐसे ही रोमन ईरा के अंदर हम जो डोमिनेट पोइट देखते हैं वो वर्जिल है, और इसने इसको कॉपी भी किया थी क्राइटस के काम को। ड्रामा वाज रिप्रेजेंटेड बाय द न्यू कॉमेडी ऑफ विच Menander was the principal exponent.
तो एक नई टाइप की कॉमेडी इमर्ज होती है हेलेनिस्टिक पीरियड में, और मिनेंडर का नाम अगर आपके ज़हन में रहता है तो अरिस्टोफेन के बाद, अरिस्टोफेन क्लासिकल एज में लिखा, मिनेंडर ने जो वो एक नई टाइप की कॉमेडी लिखी यहाँ पे. One of the most valuable contributions of the Hellenistic period was the Septuagint translation of the Old Testament into Greek. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सेप्टेजेंट ने ट्रांसलेशन किया ओल्ड टेस्टामेंट को ग्रीक लैंग्वेज के अंदर लेके आया, और उससे ओल्ड टेस्टामेंट आपको पता है एसोसिएटेड है विद ज्यूज का जो टेक्स्ट है, और न्यू टेस्टामेंट जो है ना वो क्रिश्चियन वर्ल्ड में कहते हैं जो बाइबल को न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, और जो है ज्यू का जो टेक्स्ट है उनको, जो यहूदियों की मुकद्दस किताब है, उसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट. और ये वेस्टर्न लिटरेचर के हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस है, हमारे चले नज़र में नहीं होगी. तो इस तरह हेलेनिस्टिक पीरियड है वो क्या है, इसको हम समझने की कोशिश की है, और वो किस तरह डिफरेंट है कि पहले सिटी स्टेट्स थी, लोग बटे हुए थे और छोटे छोटे कल्चर्स में डिवाइडेड थे, जिसमें एथेंस का कल्चर हमने देखा, वो ग्रेट 3 जो राइटर हैं फिलोसफर्स हैं वो एथेंस में रहते थे, और स्पार्टा जो है उनके साथ उनकी दुश्मनी थी, तो सिटी स्टेट्स की आपस में लड़ाई रहती थी. तो इन सबको इकट्ठा किया है अलेक्जेंडर ने, और फिर काफ़ी बड़ी एक एम्पायर कहते हैं, दुनिया फतह कर ली, अलेक्जेंडर द ग्रेट बन गए. तो उनके ये जो अम्ब्रेला के नीचे एक बहुत बड़ी रियासत एक एम्पायर बनी, तो इसका जो कल्चर था उसे हेलेनिस्टिक कल्चर कहते हैं. और ये मल्टाई कल्चरल एक सोसाइटी भी वजूद में आई, जिसमें इंडियन कल्चर, पर्शियन कल्चर और इनका अपना ग्रीक कल्चर भी सारा मिक्स हो गया. तो एक मिक्स जो कल्चर हुआ सामने आता है, और नए शहर भी इन्होंने आबाद किए, और इस तरह नए राइटर भी हमारे सामने आते हैं. आल तो वो इतने फेमस नहीं है, तो क्राइटस हमारे सामने एक फेमस है, और मिनेंडर ने कॉमेडीज लिखी. तो ग्रीक लिटरेचर क्या उसकी अहमियत है. द वर्क्स ऑफ द एंशिएंट ग्रीक राइटर्स सच एज होमर, सैफो एंड द एसेप आर स्टिल अलाइव एंड पॉपुलर टुडे. इन फैक्ट ग्रीक लिटरेचर हैज इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न लैंग्वेज, लिटरेचर एंड आर्ट. अगर हम देखें जितने भी मेडिसिन में देखते हैं बहुत ज़्यादा टर्म्स ग्रीक इस्तेमाल होती हैं, और बहुत सारे और ज़्यादा ग्रीक और रोमन ईरा की जो कंट्रीब्यूशन है आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर, लैंग्वेज के अंदर हमें नजर आती है. कई दफ़ा तो हमें पता भी नहीं होता और वो ग्रीक वर्ड्स होते हैं. Probably the most obvious way we see the influence of the Greeks is in our language. सबसे ज़्यादा जो असर हम देख सकते हैं कि वो हमारी ज़बान पे, यानी कि इंग्लिश के ऊपर है. यहाँ पे हमारी ज़बान का मतलब जिसके हम स्टूडेंट हैं. Many English words and the expressions come from the Greek mythology. For example, we call a long journey an Odyssey after Odysseus, and the wandering hero of the Homer's poem. Something very large and the powerful is called the Titanic. हम वर्ड यूज करते हैं बड़ी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, टाइटैनिक. तो ये टाइटन्स कौन से, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द टाइटन्स, अ ग्रुप ऑफ लार्ज एंड द पावरफुल गॉड्स इन द ग्रीक मिथ. तो मिथोलॉजी जिन्होंने पढ़ी उन्हें आइडिया होगा. तो ये गॉड्स की एक टाइप थी, और जिनको सुपरसीड किया था फिर ओलंपियन गॉड्स ने बाद में, ज़्यूस ने बाद में उनको ओवरथ्रो कर दिया. तो उससे पहले जो थे वो गॉड्स थे वो टाइटन्स थे. तो बहुत ह्यूज चीज को डिस्क्राइब करने के लिए भी ये वर्ड यूज करते हैं. Many places around the world today are also named after the figures from the Greek myths. तो देखा तो ग्रीक मिथ्स जो खत्म नहीं हो गए उसके साथ ही, बल्कि आज भी उसकी एक्कोस जो है हमें सुनाई देती रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल एथेंस इज नेम फॉर द एथना. एथन नाम ही एथना से पड़ा था, द गॉडेस ऑफ द विजडम. तो African Atlas mountains were named after a giant from the Greek mythology who held up the sky. The name of the Aegean Sea comes from the Aegeus. तो एटलस जो है ना वो भी एक गॉड है जिसके बारे में कहते हैं कि उसने जमीन अपने कंधों पे उठा रखी है. तो एटलस माउंटेन्स नाम पड़ा अफ्रीका के अंदर. इसी तरह जो है एजियन सी जो है वो गॉड एजिस के नाम के ऊपर है, जो उनका लेजेंडरी ग्रीक किंग था. यूरोप इटसेल्फ वाज नेम्ड आफ्टर द फिगर ग्रीक मिथ, द प्रिंसेस यूरोपा. ये भी एक प्रिंसेस थी ग्रीक मिथोलॉजी में जिनके नाम के ऊपर यूरोप collectively उनको बोलते हैं. Even places in the space bear names from the mythology. For example, Jupiter's moon was named after the goddess daughter. तो बल्कि और भी कई नाम है, जैसे सैटर्न है, जैसे बल्कि सारे नाम तकरीबन ग्रीक मिथ्स के ऊपर हैं. Greek myths have inspired artists for the centuries. Greek painters and the sculptors have
use gods and the heroes as the subjects of their works. Writers have retold ancient stories, sometimes set in the modern times. Movie makers have also borrowed stories from the ancient myths. Hercules, for example, has been the subject of the dozens of films. These films range from the early classics to the Walt Disney cartoon. आज के इवन कार्टून जो है डिज्नी ग्रुप जो बना रहा है उसमें भी हमें रिसाइकल होती है वो पुरानी कहानियां मिलती हैं. इवन हमने जो इंग्लिश में एसप्स की स्टोरीज पढ़ रखी हैं तो आप उसे आइडिया लगा सकते हैं कि ग्रीक कल्चर या लिटरेचर है या उनका आर्ट है वो खत्म नहीं हो गया था अपने टाइम के साथ. इसी तरह mythological references are also common in today's popular culture. Mythological references are also known in today's कैसे many sports teams have adopted the names of the powerful figures from myths like Titans or the Trojans. Businesses frequently use images or the symbols from the mythology in their advertising. Although people no longer believe in the Greek gods, mythological ideas can still be seen around us. जैसे names of the planets हैं almost सारे and months and the days जो हमारे सामने आते हैं ये भी ग्रीक में इनके सोर्स मिलते हैं या अदर यूरोपियन मिथ्स में हमें इनके सोर्स मिलते हैं. जैसे संडे है तो वो सूरज का मून, मंडे जो है वो मून डे है. ठीक है, इस तरह बाकी भी गॉड्स और गॉडेसेस के नेम पे हैं. तो ये लास्ट में जो है ना ये जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए था आपकी, कोई सिर्फ बैकग्राउंड एक सेट करने के लिए हमने देखा कि ग्रीक कल्चर का इन्फ्लुएंस क्या है. बेसिकली तो हमने जो मेजर इंफॉर्मेशन है अभी आपने वो नोट करनी थी, वो यकीन इससे पहले की खत्म हो चुकी थी. तो दिस इज एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन. अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ.